गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो मीटर ब्रिज पढ़ा था। मीटर ब्रिज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये एक मीटर ब्रिज आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें 1 मीटर लंबा AC 1 का तार होता है जो कांस्टेंट मैग्नेट मिश्र धातु का बना होता है। इसके किनारों पर एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां लगी होती है, जिनसे कुछ दूरी पर एक अन्य पत्ती D लगी होती है। इन पत्ती A और D के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स तथा D और C के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध S लगा होता है, जिसका हमने मान ज्ञात करना होता है। तार AC के मध्य एक सेल, एक धारानियंत्रक और एक कुंजी K लगी होती है। तो जब हम मान ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध, मतलब 1, 1, 2 जितने भी ओम का प्रतिरोध हमें लेना है वो लेते हैं और कुंजी में प्लग लगा देते हैं। अब ये जो J विसर्पी कुंजी है, उसको तार AB पे इधर उधर खिसकाकर S धारामापी को, जो धारामापी है, इसको ऐसी स्थिति में लाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। अब जहां पर विसर्पी कुंजी तार को स्पर्श करती है और जिस बिंदु पर तार जिस स्थिति में धारामापी पर शून्य विक्षेप स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थान से अगर जहां पे उस तार के स्पर्श किया है वहां से तार 2 भागों में बड़ा होता है। माना ये बिंदु B है जहां पर तार पर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात हुई है। अब हम तार के AB और BC भाग की लंबाइयां पढ़ लेते हैं। माना हमने तार के AB भाग की लंबाई L और BC भाग की लंबाई तो हो जाएगी 100 - L। 100 - L क्यों? क्योंकि 1 मीटर लंबा तार है, इसको हमने सेंटीमीटर में तोड़ा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो तार के एक भाग की लंबाई L, क्योंकि हमें जो पता नहीं है तो हमने माना कोई भी लंबाई है उसे हमने L माना है, तो बाकी बचे हुए भाग की लंबाई 100 - L हो जाती है। तो आइए हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं आगे। तो माना तार के AB भाग की लंबाई L तथा BC भाग की लंबाई 100 - L सेंटीमीटर है। अब तार के AB भाग का प्रतिरोध, तो हमको पता है रो इज इक्वल टू RA/L। रो विशेष प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RA/L। तो जो कि क्या है, यहाँ पे रो विशिष्ट प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है और L लंबाई है, तार की लंबाई है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे R इज इक्वल टू ले लें तो ये हो जाता है रो L/A। रो L/A तो ये है, तो तार के AB भाग का प्रतिरोध इस फॉर्मूले से हमने निकाला है। तो P इज इक्वल टू, अब क्यों P? क्योंकि हमने AB भाग का प्रतिरोध क्या ले रखा है? P, क्योंकि हमने AB भाग की लंबाई और BC भाग की लंबाइयां ली हैं। माना तार के AB भाग की लंबाई L तथा BC भाग की लंबाई 100 - L और B वो पॉइंट है जहां पर शून्य विक्षेप स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए AB और BC लिया है। अब तो AB भाग का प्रतिरोध, तो AB भाग का प्रतिरोध हो जाएगा आपका, क्योंकि AB भाग का जो प्रतिरोध है वो आपका P है, इसलिए P इज इक्वल टू, इस मामले में R को आप प्रतिरोध समझे तो P इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे L है तो AB भाग की लंबाई L है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा L/A। तो तार के AB भाग की लंबाई P इज इक्वल टू रो L/A। इसी प्रकार से तार के BC भाग की लंबाई, आगे BC भाग की लंबाई, तो इस फॉर्मूले से लेंगे Q, R की जगह यहाँ पे, क्योंकि BC भाग का प्रतिरोध Q है, इसलिए यहाँ पे आ गया Q। रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध एक जैसे रहेगा। अब यहाँ पे L थी तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में L ही था, लेकिन BC भाग की लंबाई कितनी है? 100 - L है, इसलिए हम यहाँ पे L की जगह पे रखेंगे 100 - L/A। समीकरण 1 और 2। अब ये तो तार है, ये विष्णु सेतु सिद्धांत पर आधारित है और विष्णु सेतु सिद्धांत है P/Q इज इक्वल टू R/S। इसलिए हम इसकी वैल्यू P/Q ज्ञात करेंगे और P/Q ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे रो ये भी जान लीजिए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध है और A तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जो कि अब तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो एक समान रहेगा एक तार के लिए और क्षेत्रफल भी, क्योंकि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार लिया है, इसलिए A भी दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो P/Q, तो देखिए इसको हम यहीं पे कर लेते हैं P/Q। तो ये हो गया आपका P/Q। देखिए अपॉन है, रो से आपका रो कैंसिल हो जाएगा और A से आपका A कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा P/Q लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बचेगा आपका ऊपर L और नीचे बचेगा 100 - L।
तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम व्हिटस्टोन सेतु P अपॉन Q निकाल रखे हैं। व्हिटस्टोन सेतु अप्लाई करेंगे तो व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत से होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जहां पर R प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है जो हम लेंगे और S तार का अज्ञात प्रतिरोध जिसे हमें ज्ञात करना है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब समीकरण देख लीजिए 3/4 से। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन, तो यहाँ पे व्हिटस्टोन सेतु से P अपॉन Q की वैल्यू क्या होती है? R अपॉन S। तो समीकरण इक्वेशन नंबर 4 से हम P अपॉन Q की वैल्यू 3 में रख देते हैं, तो P की जगह पे आ जाएगा R अपॉन S, बाकी रहेगा L इज इक्वल टू 100 माइनस L। क्लियर है? अब आपको अज्ञात प्रतिरोध, चूंकि हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम S को ऊपर लाएंगे। तो हम R अपॉन S को पलट देते हैं, ये ऊपर और ये नीचे। तो क्या होगा? ये इक्वेशन भी सेम इस तरह से, ये ऊपर और ये नीचे चेंज हो जाएगी। तो S अपॉन R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L। अब S की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए R को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि R व L का मान ज्ञात करके R जो अज्ञात प्रतिरोध हम लेंगे और उसका मान ज्ञात करके L का S L जो भी तार की लंबाई होगी, यहाँ पे जहाँ पे भी शून्य विक्षेप स्थिति होगी, जैसे 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी होगा वो उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 100 माइनस L की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और R जो आप यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स लेंगे, जो भी 1 ओम 2 ओम का लिया है, और इनकी वैल्यू समीकरण 5 में पुट करके आप वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो R व L का मान समीकरण 5 में रखकर आप क्या कर लेंगे, इसके S और का मान ज्ञात कर लेंगे। और इस मान के लिए आप 2-3 प्रेक्षण लेंगे। अब 2-3 प्रेक्षण कैसे लेंगे? जैसे आपने सपोज R पहले 1 ओम के लिए वैल्यू ली है, तो ये R 1 ओम के लिए शून्य विक्षेप स्थिति अलग पॉइंट पे आएगी। फिर आप नेक्स्ट 2 ओम ले सकते हैं, 3 ओम ले सकते हैं, तो इसके आपको S के 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। अब कोई त्रुटि ना रहे तो हम इस तरह से R और S के मान परस्पर बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि तार की मोटाई हो सकता है कि तार पर जॉकी के चलने से तार की मोटाई में कुछ गड़बड़ हुआ हो, या इससे अल्पतमांक में कोई त्रुटि हुई हो, तो इसको R और S के परस्पर स्थान हम बदल देते हैं। और R और S के परस्पर स्थान बदलने पर हमें ये समीकरण देखिए, अगर आप उसी तरह से ऊपर से लेंगे तो यही फाइंड होगा, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। तो यहाँ पे S और R के मान बदल जाएंगे, तो R इज इक्वल टू जाएगा S 100 माइनस L अपॉन L। क्योंकि आप दोनों भाग की वैल्यूज चेंज करेंगे तो सेम उस तरह से आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू S 100 माइनस L अपॉन L। अब आप यहाँ से S इज इक्वल टू R L अपॉन 100 माइनस L, ये हो जाएगा समीकरण 6। और पुनः आप R और L का मान मीटर ब्रिज से फाइंड करके इस वैल्यू में रखेंगे, और इसके भी आप 2-3 प्रेक्षण ले लेंगे। अब 2-3 प्रेक्षण लेने के बाद जो यहाँ ऊपर समीकरण 5 से जो आपको 2-3 प्रेक्षण मिले थे और इस समीकरण से आपको 2-3 प्रेक्षण मिले थे, उनका आप औसत ज्ञात कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज आएगा वही अज्ञात प्रतिरोध S का मान होगा। देख लीजिए, फिर से यहां से देख लीजिए आपको A भाग की लंबाई L, BC भाग की लंबाई 100 माइनस L, अज्ञात प्रतिरोध P अपॉन Q, ए बी भाग का प्रतिरोध P और Q ज्ञात करके आपको P अपॉन Q निकालना है, तो आएगा L अपॉन 100 माइनस L, P अपॉन Q इज इक्वल टू व्हिटस्टोन से R अपॉन S होता है, तो यहाँ पे R अपॉन S और S की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि R और S के मान परस्पर आप चेंज कर देंगे। आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है R की जगह S हो जाएगा और S की जगह आपका R हो जाएगा, ताकि ऐसा, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S 100 माइनस L अपॉन L, और यहाँ से S की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वो चेंज हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। और फिर यहाँ से भी 2-3 प्रेक्षण लेके आप ज्ञात कर लेंगे, और समीकरण 5 और 6 के जितने भी आपके मान प्राप्त हुए हैं उनका आप एवरेज ले लेंगे। ये बदलते क्यों हैं? जैसे बेटा कोर्ट में आप टेनिस कोर्ट हो गया, उसमें देखते हैं कि प्लेयर को हाफ टाइम के बाद प्लेयर अपने चेंज कर दें, ताकि अगर उस कोर्ट को सपोज हो सकता है कि कुछ कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम हो और राइट हैंड साइड में, तो जो प्लेयर जो खेल रहे होंगे वो हाफ टाइम के लिए एक कोर्ट से और हाफ टाइम के लिए दूसरा प्लेयर दूसरे कोर्ट से खेलता है। इससे अगर कोई भी त्रुटि हो उस फील्ड में तो वो दोनों के लिए इक्वल रहे। आप देखते हैं
और भी गेम है, कबड्डी है, खो खो है, उसमें आप चेंज कर देते हैं, पाले चेंज करते हैं। तो यही कारण है कि सेम इसी प्रकार से आर एस के स्थान, पहले आर एस इस तरह से बदल के एस और आर के बदलते ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी। एस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आर इज एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, और यहाँ आएगा एस इज इक्वल टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये था बेटा मीटर ब्रिज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका डेरिवेशन पोर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इससे लेंगे अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करना। तो आज के लिए आप इतना देखिए, थैंक यू। और अगर इसका पहला पार्ट, तो इसका पहला पार्ट भी मैंने आपको यूट्यूब में भी डाला है और आपको सेंड किया, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।